जय हिंद। लास्ट टॉपिक हमने संसदीय समितियां देखी थी। आज हमें पढ़ना है पार्लियामेंट्री फोरम्स, जिसे हिंदी में कहते हैं संसदीय मंच, या आप इसे संसदीय समूह भी कह सकते हैं। इसमें होता कुछ नहीं है। पार्लियामेंट्री कमिटीज क्या करती हैं ये बताओ आप सबसे पहले। पार्लियामेंट्री जो समिति होती थी वो उनका काम क्या था? कोई अनुदानों की जांच करता था कि सही जगह उनका उपयोग हो रहा है नहीं, है ना। और कोई रिपोर्ट्स चेक करते थे, या अध्यक्ष द्वारा या सदन द्वारा सौंपे गए कार्यों को करते थे। और इसके अलावा हमने देखा था कि संसद से संबंधित बहुत सारी ऐसी गतिविधियां थी जो ये समितियां करती थी। पर यहाँ कहीं भी आपने ये नहीं देखा होगा कि किसी राष्ट्रीय मुद्दे पर कोई समिति काम कर रही है। राष्ट्रीय मुद्दे मतलब हो सकता है कि बच्चों से संबंधित, आपदा से संबंधित, या किसी सुनामी से संबंधित, या एज अ एग्जाम्पल हम समझ सकते हैं किसी बाहरी मुद्दे पर हमने देखा था कि अलग से कोई ऐसी समिति संसद के अंदर तो नहीं बनी हुई थी। ठीक है। अब होता क्या है, आप चुनकर भेजते हैं सांसदों को। सांसद अर्थात आपके सदन के सदस्यों को आप चुनकर भेजते हैं। अब आप एक्सपेक्ट करते हैं कि वो आपके लिए क्या करें, हर क्षेत्र में कार्य करें। अब एक चीज है कि हर संसद का सदस्य उस क्षेत्र में बहुत अच्छा ज्ञाता हो या अनुभवी हो, ये होना सही बात तो नहीं है। हो सकता है कि जो संसद का सदस्य है उसको ऐसा मंत्रालय दिया गया हो जो पर्यावरण और आपदा से संबंधित हो, परंतु उसे पर्यावरण और आपदा का उतनी समझ या उतना नॉलेज ना हो जितना उसे वाकई में होना चाहिए। परंतु अब वो उस मंत्रालय को संभाल रहे हैं। हमारे यहाँ आपको पता है कि मंत्रालयों को जब बांटा जाता है तो कोई बैकग्राउंड चेक नहीं किया जाता, है ना। कि अगर किसी को रक्षा मंत्रालय दिया जा रहा है तो क्या इससे पहले डिफेंस का अनुभव है या नहीं। अपने यहाँ मंत्रालय तो दोस्ती यारी में बढ़ जाते हैं। ठीक है। शिक्षा मंत्री ने भले 12वीं पास ना की हो, पर उन्हें शिक्षा मंत्रालय मिल जाता है। भले उन्हें ना पता हो कि 12th के बाद कॉलेज आता है या कॉलेज के बाद पीजी पढ़ना पड़ता है, ये सारी चीजें। ठीक है। तो हमारे यहाँ मंत्रालय तो बांट दिए जाते हैं। होता क्या है, सदस्यों पे जागरूकता फैलाने के लिए किसी मुद्दे से संबंधित, अब ऐसा जरूरी नहीं है कि सदस्य के पास उस चीज का ज्ञान नहीं है तो ही आप उसे इस चीज की समझ देंगे। बात सिर्फ इतनी सी है कि यदि सदस्य को किसी विशेष मुद्दे पर अनुभव चाहिए, या सदस्य को किसी विशेष मुद्दे पर कार्य करने के लिए जागरूक बनाना है, कहाँ के सदस्यों को, संसद के सदस्यों को, या संबंधित मंत्री को, या संबंधित विभाग के सदस्य को, तो ऐसी स्थिति में क्या बनाए गए हैं आपके पार्लियामेंट्री फोरम्स बनाए गए। पार्लियामेंट्री फोरम्स कुछ मुख्य मुद्दों पर एक समिति का गठन करते हैं। समिति आप उसे समूह कह सकते हैं। इस समूह में लोकसभा के अध्यक्ष भी होते हैं, लोकसभा के उपाध्यक्ष भी होते हैं, राज्यसभा के अध्यक्ष भी होते हैं, राज्यसभा के उपाध्यक्ष भी होते हैं। और इसके अलावा संबंधित मंत्रालय जो उस मुद्दे से संबंधित है उसके भी सदस्य होते हैं या मंत्री होते हैं। और उस मंत्रालय के अंतर्गत जो आपके विभाग आते हैं उसके भी सदस्य इसके अंतर्गत होते हैं। ठीक है। जैसे कि अगर मैं आपसे बोलूं कि हमें चाइल्ड लेबर को रोकना है, ठीक है, तो चाइल्ड लेबर के लिए हमने एक फोरम बनाया। हमने उसमें से महिला एवं बाल विकास मंत्री को लिया। यहाँ लोकसभा अध्यक्ष है, लोकसभा उपाध्यक्ष, राज्यसभा अध्यक्ष, राज्यसभा उपाध्यक्ष। महिला बाल विकास जो मंत्रालय है उसके विभाग में, उसके अंतर्गत जो विभाग आते हैं उसके संबंधित व्यक्तियों को हमने उसका क्या बनाया, सदस्य बनाया। और अब उनके सामने हमने लक्ष्य रखा कि पूरे देश में आपको चाइल्ड लेबर, महिला विकास और बाल विकास के लिए क्या करना है, कार्य करना है। तो वो स्पेशली एक क्या बन गई, एक समूह बन गया। एक समूह बन गया जो अब देश में किसके लिए काम करेगा। इसके अलावा जो सदस्य है, या आप बोल सकते हैं जो मंत्री है महिला या बाल विकास के, ठीक है, उन्हें वो सदस्य मिलकर महिला और बाल विकास के प्रति जागरूक बनाएंगे, उनसे संबंधित रिसर्च पेपर्स देंगे, उनसे संबंधित नई नवोचार देंगे, नए अनुसंधान करेंगे। और वो सारी चीजों का ज्ञान किसको मिलेगा अंतिम रूप से, उस संसद के सदस्य को। ठीक है, उन्हें वो चीज मिलने वाली है। तो इस चीज पे हम आज चर्चा करेंगे कि फोरम्स हैं कितने देश में। केवल 8 फोरम्स हैं अभी वर्तमान में। सदन में कितने फोरम्स आपको देखने मिले, 8। 8 फोरम्स हैं। 8 फोरम्स के काम उनके नाम पर ही समझ जाएंगे आप, कि उनके नाम पे ही समझ जाओगे कि फोरम का काम क्या है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले संसदीय मंच क्यों बनाया गया। मंच मतलब समझ जाएंगे, फोरम, मंच अर्थात फोरम। संसदीय मंच किसी किसी देश के लोकतांत्रिक कामकाज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे प्रासंगिक मंत्रियों के साथ महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा बातचीत करने के लिए एक मंच प्रदान करते हैं। संसदीय मंचों की स्थापना निम्नलिखित उद्देश्यों को ध्यान में रखकर की गई है। अब आप इसको ध्यान से पढ़िएगा, धीरे धीरे मैं पढ़ रहा हूं, आप समझते चलिए उसे। पहला, सदस्यों और संबंधित मंत्रियों।
अभी जब मैं आपको 8 फोरम्स के नाम बताऊंगा तो आप समझ जाएंगे कि ये फोरम किस मंत्रालय के पास होना चाहिए। सदस्यों और संबंधित मंत्रियों, विशेषज्ञों और नोडल मंत्रालयों के प्रमुख अधिकारियों के बीच बातचीत को सुविधाजनक बनाने के लिए। अब हो सकता है कि ये विभाग का जो व्यक्ति है या उस मंत्रालय का जो व्यक्ति वो कभी कनेक्ट ना हो पाते हो या किसी विषय पर चर्चा हमेशा ना कर पाते, परंतु ये फोरम बन गया मतलब आपका भी एक व्हाट्सएप ग्रुप बन गया है ना। एग्जाम्पल के तौर पर समझिए, आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप बन गया और अब जो भी प्रॉब्लम है, जो भी रिसर्च है, आप उस व्हाट्सएप ग्रुप पे तुरंत भेज सकते हैं। जो भी नया डेटा है उस व्हाट्सएप ग्रुप पर भेज सकते हैं। इससे क्या होगा, उस डेटा का आदान प्रदान होगा और फोरम आपका वर्किंग रहेगा। इससे महत्वपूर्ण मुद्दों पर केंद्रित और सार्थक चर्चा हो सकेगी और कार्यान्वयन प्रक्रिया में तेजी आएगी। कार्यान्वयन मतलब आउटपुट देने में, आप जिस क्षेत्र में काम कर रहे हैं उस पर आउटपुट देने में या आउटकम क्या आ रहा है उसको सुविधाजनक बनाया जा सकता है। सदस्यों को देश और विदेश दोनों के विशेषज्ञों से नवीनतम जानकारी, ज्ञान, तकनीक जानकारी और मूल्यवान इनपुट से लैस करना इसका उद्देश्य है। अर्थात फोरम का काम क्या है कि जो सदस्य हैं, कौन सदस्य, संसद के सदस्य, इन्हें देश और विदेश दोनों के विशेषज्ञों से क्या करना, हमें सुविधाजनक इनपुट प्रदान करवाना है। इसके अलावा नवीन जानकारी, ज्ञान और तकनीकी जानकारी भी प्रोवाइड करानी है। इसका एग्जाम्पल आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि देखिए, अगर हम बात करें नितिन गडकरी जी की, ठीक है, तो नितिन गडकरी जी को जब भी आप सड़क मंत्रालय के बारे में बात करते सुनेंगे तो उन्हें गाड़ी के इंजन से लेकर रोड में मिलने वाले मटेरियल तक की सारी जानकारी है। अब ऐसा तो नहीं है कि जिस दिन उन्होंने पहली बार सदन में पैर रखा उन्हें सारा ज्ञान पहले से था। आदमी अपने आप को हर दिन क्या करता है, बेहतर बनाने का प्रयास करता है। तो ये नवीन जानकारियां, अब जैसे मान के चलते हैं कि आज हमारी गाड़ियां पेट्रोल डीजल पर चल रही हैं, वर्तमान में तो चल रही हैं, और इलेक्ट्रिक गाड़ियां चल रही हैं। अभी भी हमारे हाइड्रोजन फ्यूल में गाड़ियां तो नहीं चलती हैं, है ना। आपने रोड में चलती हुई देखा हाइड्रोजन फ्यूल पर गाड़ियां नहीं चलती हैं, परंतु हमने देखा कि हाइड्रोजन फ्यूल पर रिसर्च की जा रही है, वर्ल्ड वाइड रिसर्च की जा रही है। उस चीज के बारे में किसे पता चला, नितिन गडकरी जी को पता चला। उन्होंने बोला एक गाड़ी हम भी बनाएंगे हाइड्रोजन फ्यूल की, और उन्होंने बनवाई भी टोयोटा से बोलकर। और वो उस हाइड्रोजन फ्यूल की गाड़ी में संसद भवन भी आए थे। उन्हें वो चीज पहले से पता थी कि हाइड्रोजन नाम की किसी चीज से कोई फ्यूल भी बन सकता है और उससे गाड़ी भी चल सकती है। ये टाइम टू टाइम चीजें क्या होती हैं, आती हैं, नवीनीकरण आता है, और वो नवीनीकरण ज्ञान फिर हमारे मंत्रालयों के पास भी आता है। हम उस पर रिसर्च करते हैं, हम उस पर कार्य करते हैं और फिर एक आउटकम देते हैं। तो ये चीजें धीरे धीरे ये फोरम्स की वजह से ही होती हैं, या समितियों की वजह से, या समूह के कारण ही होता है। ये एग्जाम्पल बता रहा हूं, एक्चुअल में आपको पता चलेगा कि 8 फोरम्स कौन कौन से हैं। इससे वे इन मुद्दों को सदन के पटल पर और विभाग संबंधी स्थायी समितियों के बैठकों में प्रभावी ढंग से उठा सकते हैं। संबंधित मंत्रालय, विश्वसनीय गैर सरकारी संगठन, समाचार पत्र, संयुक्त राष्ट्र, इंटरनेट आदि से महत्वपूर्ण मुद्दों पर डेटा एकत्र करके एक डेटाबेस स्थापित करना। इससे सदस्यों को फोरम चर्चाओं में सार्थक रूप से भाग लेने और उपस्थित विशेषज्ञों या मंत्रालय के अधिकारियों से स्पष्टीकरण मांगने की अनुमति मिलेगी। अब आप मुझे सरल भाषा में बताइए फोरम कर क्या रहा है, एक्चुअल में फोरम क्या कर रहा है, क्या करता है फोरम। मैंने एक फोरम बना दिया, चलिए किसी भी विषय पर, किस मुद्दे पर फोरम बनाना चाहिए हमें, कोई मुद्दा बताइए, अभी राष्ट्रीय मुद्दा किस पर, चलो हम एक नवीन शिक्षा पर बनाते हैं फोरम। अब एक्चुअल में फोरम करेगा क्या बताओ, आप सभी फोरम के सदस्य हैं, तो फोरम अब क्या करेगा। पहले आप उस चीज के बारे में जानकारी निकालेंगे, आप ये देखेंगे कि हम शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़े क्यों हैं। मान लो यदि हम पिछड़े हैं तो ठीक है, तो हम देखेंगे कि शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बेस्ट कौन है और वो किस चीज को फॉलो कर रहे हैं। तो वो जो नया अनुसंधान है वो आप पेश करेंगे या चर्चाओं में लाएंगे। फिर हम देखेंगे कि भारत की प्रकृति या भारत की जनसंख्या के हिसाब से क्या ये शिक्षा प्रणाली यहाँ लागू की जा सकती है और यहाँ सफल होगी या नहीं। तो ये जो फोरम है ये केवल उसी शिक्षा के विषय पर चर्चा करेगा, बार बार रिसर्च करेगा, नई चीजों को लेकर आएगा, नए विशेषज्ञों को लेकर आएगा, नए विशेषज्ञों की बातों को सुनेगा, समझेगा, सीखने का प्रयास करेगा और बार बार प्रयास करेगा कि हम उसका एक आउटकम निकाल सकें। और केवल हम उसी विषय पर बात करेंगे और किसी विषय पर नहीं, क्योंकि हम बने केवल किसके लिए हैं, शिक्षा के लिए। तो हमें काम मिला है शिक्षा का, तो हम बात करेंगे केवल किस पर, शिक्षा पर। तो ये होते हैं एक्चुअल में फोरम के कार्य। संसदीय मंच का उद्देश्य, पार्लियामेंट्री फोरम का उद्देश्य संबंधित मंत्रालय या विभाग की विभागीय संबंधित स्थायी समितियों के अधिकार में हस्तक्षेप या अतिक्रमण करना नहीं है। ठीक है, ये जबरदस्ती अपने काम को करवाने के प्रति जागरूक नहीं करते हैं, ना ही बोलते हैं। इनका काम है केवल एक दर्पण दिखाना या एक नई समझ को क्या करना,
विकसित करना या पैदा करना, कि एक नई समझ या एक नया प्रयास या एक नया मार्ग किस प्रकार से इस चीज में सुधार लाया जा सकता है। अब हमारे संसदीय मंच की संरचना क्या होती है? सारे के सारे संसदीय मंच में आपको पहले भी बता चुका हूं कितने हैं, 8 हैं। उनके 8 के मैं आपको अभी नाम बताऊंगा। इन सभी की संरचना समान है, एग्जैक्ट सेम है। बस यहां देखिएगा, लोकसभा का अध्यक्ष, जनसंख्या और सार्वजनिक स्वास्थ्य पर संसदीय मंच। अब देखो, आपके एक फोरम का नाम है जनसंख्या और सार्वजनिक स्वास्थ्य। अब आप सोच कर बताइए क्या काम करते होंगे। आपके सामने मैंने एक फोरम का नाम बता दिया, जनसंख्या और सार्वजनिक स्वास्थ्य। इनका काम क्या होगा? जनसंख्या पर क्या, जनसंख्या को कैसे बढ़ाया जा सके, जनसंख्या को किस प्रकार से सकारात्मक नियंत्रण किया जा सके। ठीक है, सकारात्मक मतलब, अब देखो जनसंख्या नियंत्रण तो ऐसे भी हो सकती है कि सरकार नियम ला दे और बोल दे अब कोई एक से ज्यादा बच्चों को जन्म नहीं देंगे या बच्चे ही जन्म नहीं देंगे। सरकार काला कानून कोई भी ला सकता है, परंतु सकारात्मक परिवर्तन की हमारी जनता भी प्रसन्न रहे और हमारी जनसंख्या पर भी क्या हो सके, नियंत्रण लाया जा सके। ठीक है, और क्या काम करते होंगे ये? सार्वजनिक स्वास्थ्य का मतलब क्या हुआ? सार्वजनिक स्वास्थ्य, सार्वजनिक स्वास्थ्य अर्थात जो छोटी छोटी बीमारियों की वजह से या जिन्हें वैक्सीनेशन नहीं मिल पाता, जैसे आपने सुना होगा प्लेग, समय पे प्लेग का ना मिलना, या आपने रेबीज का सुना होगा, डेंगू का सुना होगा। अच्छा देखो, एक समृद्ध परिवार के लिए या बोलना चाहिए एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए भी टीबी जैसी बीमारी, टाइफाइड जैसी बीमारी, पीलिया जैसी बीमारी, डायरिया जैसी बीमारी बहुत आम है। क्यों आम है? क्योंकि वो 3 दिन बीमार होते हैं, चौथे दिन डॉक्टर के पास जाते हैं, 2-3 दिन की दवाई लेते हैं, ठीक नहीं होता तो डॉक्टर उन्हें रिकमेंड कर, हमारे डॉक्टरों की बहुत खास बात है, सही मायने में पहला स्टेप होना चाहिए कि आप सबसे पहले अपना ब्लड टेस्ट लेकर आए, भले आपको खांसी क्यों नहीं आ रही है, छोटी सी चीज भी। पर हमारे यहाँ क्या होता है, पहले ट्रायल बेसिस पे चलती हैं चीजें। ठीक है, 3 दिन 4 दिन पे एक दवाई दी जाती है, ठीक हो गए तो ठीक, नहीं तो फिर से आओ। फिर से आए तो डॉक्टर को फील होगा कि शायद हमें इसका ब्लड टेस्ट कराना चाहिए, इनकी हालत और खराब हो रही, पर तब भी डॉक्टर दवाई चेंज करने का प्रयास करते हैं हमारे यहाँ पर। अब ब्लड टेस्ट होता है, ब्लड टेस्ट में निकला कि हाँ इनको पीलिया है, जॉइंडिस है, या इनको टाइफाइड है, कुछ भी, तो सडन उसकी मेडिटेशन शुरू हो जा, मेडिटेशन कह रहा हूँ, मेडिसिन शुरू हो जाती है। मेडिसिन शुरू होने के बाद उसको धीरे धीरे हम रिकवरी करने लगते हैं। ठीक है, और ठीक हो जाते हैं। पर जो निम्न परिवार है या अंत्योदय परिवार है, बहुत छोटे परिवार है, जो शायद डॉक्टर के पास जाना है पसंद ही नहीं करते, उनको पसंद है वो नीम की पत्ती खाना, वो घरेलू उपचार करना, हल्दी का दूध पीना, पर इस वजह से क्या होता है, वो उस बीमारी को पकड़ नहीं पाते, और उस बीमारी की जांच ना होने की वजह से वो छोटी सी बीमारी जो पीलिया थी, जो समय से ठीक हो सकती थी, वो और बिगड़ती चली जाती है। और पीलिया हो, चाहे रेबीज हो, चाहे डायरिया हो, ये अंतिम रूप से आपको कहाँ पहुंचाते हैं, सीधे मृत्यु के मार्ग पर लेकर जाते हैं। तो इन चीजों पर जागरूकता फैलाना कि उन छोटे परिवारों को पता हो, या उनके लिए मुफ्त वैक्सीनेशन या मुफ्त ब्लड टेस्ट, इन चीजों के लिए नए मार्ग डेवलप करना, या इनमें कैसे सुधार हो सकता है, डेंगू में मौत होने वाली दरों को कम करना, डायरिया से मौत होने वाली दरों को कम करना। ठीक है, अब आपको लग रहा होगा डायरिया कितनी छोटी सी चीज है, पर इतनी पानी की कमी हो जाती है, उसके बाद भी लोग उसकी मेडिसिन नहीं लेते हैं, रेमेडीज नहीं लेते हैं, और उस वजह से भी उनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो इन चीजों पर काम करने के लिए कौन सी फोरम है आपकी? सार्वजनिक स्वास्थ्य पर फोरम। अच्छा, अब एक चीज देखिएगा, केवल जनसंख्या और सार्वजनिक स्वास्थ्य पर संसदीय मंच को छोड़कर बची कितनी फोरम? 7 फोरम के अध्यक्ष होते हैं लोकसभा के अध्यक्ष। कौन होते हैं? लोकसभा के अध्यक्ष। अच्छा, तो इसके कौन होते हैं अध्यक्ष? राज्यसभा के अध्यक्ष। इसके अध्यक्ष कौन होंगे? राज्यसभा के अध्यक्ष। तो देखिए, हमें तो अभी 8 फोरम के नाम नहीं पता है, पर हमें एक फोरम का नाम पता है जिसके अध्यक्ष लोकसभा के अध्यक्ष तो नहीं रहेंगे। वो फोरम कौन सी है? जनसंख्या और आपकी सार्वजनिक स्वास्थ्य। बाकी सबके अध्यक्ष, बाकी 7 के कौन रहेंगे? लोकसभा अध्यक्ष। अच्छा, तो जनसंख्या और सार्वजनिक स्वास्थ्य पर संसदीय मंच के, अब इसमें देखो 3 चीजें होती हैं। एक होते हैं आपके चेयरमैन, जिसे आप चेयरपर्सन भी कहते हैं, एक होते हैं आपके को चेयरमैन, और एक होते हैं आपके वाइस चेयरमैन। ठीक है, ध्यान से सुनना, जो आपकी 7 फोरम है उसके चेयरमैन कौन है? लोकसभा अध्यक्ष हैं 7 फोरम के, और एक फोरम के कौन है? जिन 7 फोरम के अध्यक्ष लोकसभा के अध्यक्ष हैं, उन 7 फोरम के को
चेयरमैन है आपके राज्यसभा के सभापति, राज्यसभा के सभापति। फिर से ध्यान से समझना, जिन 7 फोरम के चेयरमैन आपके लोकसभा के अध्यक्ष हैं, उन 7 फोरम के को चेयरमैन आपके राज्यसभा के उपसभापति सभापति हैं। क्लियर है? बचा एक फोरम। जो एक फोरम के अध्यक्ष आपके राज्यसभा के सभापति हैं, उस एक फोरम के को चेयरमैन आपके लोकसभा के अध्यक्ष हैं। समझ में आई बात मैंने क्या बोला? अच्छे से क्लियर है? अब बात करते हैं वाइस चेयरमैन की। जो संबंधित मंत्रालय से आपका क्या होगा, वो संबंधित फोरम होगा। अब जनसंख्या और सार्वजनिक स्वास्थ्य जिस भी मंत्रालय के अंतर्गत आता है, उस मंत्रालय का जो मंत्री होगा वो क्या होगा? 8 फोरम में यही सिस्टम चलेगा कि 8 फोरम के जो टॉपिक्स हैं, जो मुद्दे हैं, वो जिस मंत्रालय के अंतर्गत आएंगे, उस मंत्रालय का प्रमुख या मंत्री आपका क्या होगा? वाइस चेयरमैन। तो 3 चीजों में डिफरेंस क्लियर है? पहला चेयरमैन, दूसरा को चेयरमैन और तीसरा वाइस चेयरमैन। ठीक है, फिर से रिपीट करते हैं। आपकी 7 फोरम्स हैं, 7 फोरम्स के आपके चेयरमैन कौन है? लोकसभा के। इन 7 फोरम के अगर अध्यक्ष लोकसभा के अध्यक्ष हैं, तो इन 7 फोरम के को चेयरमैन कौन होंगे आपके? राज्यसभा के सभापति। क्लियर है यहां तक? चलिए ठीक है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। एक फोरम आपकी जिसके अध्यक्ष कौन है? राज्यसभा के, तो उसके को चेयरमैन कौन होंगे? लोकसभा का अध्यक्ष जनसंख्या और सार्वजनिक स्वास्थ्य पर संसदीय मंच को छोड़कर सभी मंचों के पदेन अध्यक्ष होते हैं, जिसमें राज्यसभा का सभापति पदेन अध्यक्ष होता है। इसमें कौन होता है आपका? राज्यसभा का सभापति। और अध्यक्ष पदेन सह अध्यक्ष होता है। राज्यसभा के उपाध्यक्ष, लोकसभा के उपाध्यक्ष, संबंधित मंत्री, विभाग संबंधित स्थायी समितियों के अध्यक्ष, इन मंचों के पदेन उपाध्यक्ष होते हैं या हो सकते हैं। अध्यक्ष तथा उपाध्यक्षों को छोड़कर, किसे छोड़कर? अध्यक्ष और उपाध्यक्षों को छोड़कर अब हम बात करें केवल सदस्य की। अध्यक्ष को साइड कर दीजिए, उपाध्यक्ष को साइड कर दीजिए, अब केवल कौन? सदस्य। तो अधिकतम 31 सदस्य इसमें हो सकते हैं। कितने? 31। 31 से अधिक सदस्य इसमें नहीं हो सकते 8 फोरम में, 8 मंचों में, जिसमें से 21 सदस्य कहां से आएंगे? लोकसभा से। और 10 सदस्य कहां से आएंगे? राज्यसभा से। फिर सवाल आता है, ये 10 सदस्य जो राज्यसभा से आएंगे, ये कौन चुनेगा? या 21 सदस्य जो आपके लोकसभा से आएंगे, ये कौन चुनेगा? तो इसका जवाब एकदम सिंपल है कि लोकसभा के अध्यक्ष आपके 21 सदस्यों को नॉमिनेट करके इस मंच पर भेजेंगे या इस फोरम पर भेजेंगे, और राज्यसभा के जो सभापति हैं वो आपके 10 सदस्यों को नॉमिनेट करके यहां पर भेजेंगे। अध्यक्ष तथा उपाध्यक्षों को छोड़कर इन फोरमों के सदस्य लोकसभा अध्यक्ष या सभापति द्वारा नामित किए जाते हैं। कोई भी सदस्य जब तक सदन का सदस्य बना रहता है, तब तक ही वो इस फोरम का सदस्य बना रह सकता है। अगर कोई सदस्य इससे हटना चाहता है, तो लोकसभा अध्यक्ष को लिखित रूप से त्यागपत्र दे सकता है। त्यागपत्र देना है तो किसे देना पड़ेगा? लोकसभा के अध्यक्ष को वो त्यागपत्र देकर इस फोरम से अपने आप को बाहर कर सकता है। तो ये थी उसकी संरचना। ठीक है, टोटल कितने सदस्य हो सकते हैं अध्यक्ष उपाध्यक्ष को छोड़कर? 31। 31 में से लोकसभा से कितने? 21 सदस्य, और राज्यसभा से कितने? 10 सदस्य। इन्हें नामित कौन करता है? ठीक है, अब देखते हैं आपके 8 फोरम्स जो अन्य विषय अतः अनेक अलग अलग विषय पर बनाए गए। सबसे पहला जो संसदीय मंच था आपका या पार्लियामेंट्री फोरम था, वो किस विषय पर था? जल संरक्षण और प्रबंधन। जल संरक्षण और प्रबंधन पर सबसे पहला फोरम बनाया गया था। इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए, इस मुद्दे पर रिसर्च करने के लिए, इस मुद्दे पर कुछ नए कार्य करने के लिए, सदस्यों को जागरूक करने के लिए सबसे पहला मंच कौन सा बना था? अब आपको इसका वर्ष याद रखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये सबसे पहला फोरम है। ठीक है, याद तो वैसे आपको सभी के वर्ष रखने चाहिए, पर पहले फोरम को तो पता होना चाहिए। पहली चीज तो यही पता होना चाहिए कि पार्लियामेंट्री फोरम होता क्या है। पार्लियामेंट्री फोरम हमने सुना पहली बार, संसदीय मंच, तो ये होता क्या है। ठीक है, इसके बाद युवाओं पर अभी डिटेल में आगे मैं आपको बताऊंगा कि इनके काम क्या है। बच्चों पर संसदीय मंच, जनसंख्या और सार्वजनिक स्वास्थ्य पर संसदीय मंच। देखो नाम से ही आपको पता चल रहा होगा ये काम क्या करते हैं, इसमें कोई अलग से चीज नहीं है। ये लिखा है युवाओं पर, तो ये किस क्षेत्र में काम करते हैं? ये लिखा है बच्चों पर, तो किस क्षेत्र में? जनसंख्या हमने देखा है। ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन पर संसदीय मंच, आपदा प्रबंधन पर संसदीय मंच,
और अंतिम है 2013 में 2 मंच हमारे बने, 2 फोरम। पहला है कारीगरों और शिल्पकार समझते हैं, शिल्पकार लोगों पर संसदीय मंच, और सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्यों पर संसदीय मंच। ये मैं आपको आखिरी स्लाइड में बताऊंगा कि इसके उद्देश्य क्या क्या है। तो कितने हैं टोटल फोरम? 8 है। ठीक है, इसके नाम अभी हम याद कर लेते हैं, बहुत मुश्किल नहीं है। ठीक है, 2-4 तो आपको वैसे ही याद हो गए होंगे। पहला आपका जल संरक्षण, क्लियर है? पहला जल संरक्षण, दूसरा युवा, फिर तीसरा बच्चे। वापस से पहला जल संरक्षण, युवाओं, बच्चों। चौथा जनसंख्या और सार्वजनिक स्वास्थ्य। अब 4 पे रुक जाते हैं। चौथा कौन सा? चौथा जनसंख्या और सार्वजनिक स्वास्थ्य। ठीक है, पहला कौन सा था आपका? जल संरक्षण, फिर युवा, फिर बच्चे, और फिर हो गए 4। अब चलते हैं ग्लोबल वार्मिंग और फिर आपदा। अब देखो, ग्लोबल वार्मिंग और आपदा एक साथ रखो, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग एक आपदा ही तो है। ये 6 हो गए। अब अंतिम पेयर बनाना 2 का, क्योंकि वो सबसे अंत में बने हैं, कारीगर और शिल्पकार। कारीगर और अंतिम सहस्त्राब्दी लक्ष्यों को पूर्ण करने के लिए। क्लियर है? हो गए 8? चलो एक बार बता दो, हो गए हो तो याद। पहला बताओ, जल संरक्षण के लिए मंच। दूसरा युवाओं के लिए। तीसरा बच्चों के लिए। चौथा जनसंख्या और सार्वजनिक स्वास्थ्य। पांचवा ग्लोबल वार्मिंग। छठवा बिल्कुल सही, सातवां कारीगर और शिल्प लोगों के लिए। और आठवां, क्लियर है? ये 8 फोरम्स हैं। अब बिल्कुल छोटी मोटी चीजें हैं, पढ़ के समझ जाएंगे कि हम ये काम क्या करते हैं, और समाप्त आपकी क्लास। ठीक है, आपको बस ये पता होना चाहिए फोरम होता क्या है, पहली चीज। दूसरी चीज, फोरम कितने हैं हमारे देश में, या कितने फोरम काम कर रहे हैं वर्तमान में संसद पार्लियामेंट में, तो कितने हैं? 8। और तीसरी सबसे मुख्य चीज कि किस फोरम में उसकी संरचना कैसी है। तो आपको अध्यक्ष पता है, उपाध्यक्ष पता है, खत्म करो। आपको इतना पता है टोटल सदस्य कितने हो सकते हैं? 31। और ये पता है कि 21 कहां से आएंगे और 10 कहां से आएंगे, पता है? बस, तो अब ये पता होना चाहिए कि फोरम्स 8 जो है उनके काम क्या है, बस, और हो गया आपका। क्लियर है? देखिए, सबसे पहले बात करते हैं जल संरक्षण और प्रबंधन। पानी से संबंधित समस्याओं, पानी मतलब जल होता है, ठीक है ना? पानी, नीर और वाटर। हिंदी में पर्यायवाची पढ़े हो जलों के? और कौन से बताओ? ये तो मैंने बोल दिए। पानी से संबंधित समस्याओं की पहचान करना और संबंधित सरकार संगठनों द्वारा विचार और उचित कार्यवाही करने के लिए उसको क्या देना? सुझाव देना। अपने अपने राज्य या निर्वाचन क्षेत्रों में जल संसाधनों के संरक्षण और संवर्धन में संसद सदस्यों को शामिल करने के तरीकों की पहचान करना। अच्छा, इसी वजह से आपने देखा होगा कभी कभी जो एकदम से नया प्रोग्राम चालू होता है और हर एक संसद सदस्य क्या करता है, गांव को अडॉप्ट करना शुरू करता है। अडॉप्ट करता है और बोलता है कि ये गांव मेरी जिम्मेदारी, इसमें जल की सारी सुविधाएं कौन देखेगा? मैं देखूंगा। या कई बार पूरे के पूरे गांव को ही क्या कर लेते हैं, एडॉप्ट किया। अब यहाँ की देखरेख, यहाँ का स्वास्थ्य, यहाँ की शिक्षा, यहाँ का जल, यहाँ के तालाब, नदियां, सब, अब सबकी देखरेख कौन करेगा? मैं करूंगा। तो ये संसद के सदस्यों को इस चीज के लिए जागरूक किया जाता है, जो हमारी संसदीय मंच करती है, कि है ना, कि इस प्रकार से हम इस क्षेत्र में नए काम कर सकते हैं। जल के संरक्षण और कुशल प्रबंधन के लिए जागरूकता पैदा करने के लिए सेमिनार और कार्यशालाएं आयोजित करना। अब शायद मैं आपको ये ना बताऊं तो बेहतर है कि सेमिनार क्या होता है ना? ऐसे अन्य संबंधित कार्य करना जो उचित समझे जाएं और उस पर क्या करना? संज्ञान लेना। मतलब ये किस क्षेत्र में काम कर रहा है ये मंच? जल के क्षेत्र में काम कर रहा है। युवाओं पर संसदीय मंच। विकास पहलों में तेजी लाने के लिए युवाओं में मानव पूंजी का लाभ उठाने की रणनीतियों पर ध्यान केंद्रित करना। सामाजिक आर्थिक परिवर्तन को प्रभावित करने के लिए सार्वजनिक नेताओं और युवाओं की क्षमता के बारे में जमीनी स्तर पर अधिक जागरूकता पैदा करना। युवा प्रतिनिधियों और नेताओं के साथ नियमित आधार पर क्या करना? बातचीत करना, ताकि उनकी आशाओं, आकांक्षाओं, चिंताओं और समस्याओं को बेहतर किया जा सके। युवाओं के विभिन्न वर्गों तक संसद की पहुंच में सुधार के तरीकों पर विचार करना। लोकतांत्रिक संस्थानों में उनके विश्वास और प्रतिबद्धता को मजबूत किया जा सके और उनकी सक्रिय भागीदारी को बढ़ाया जा सके। मतलब युवाओं के क्षेत्र में काम करने के लिए सबसे पहले तो हमें कौन चाहिए?
युवा चाहिए, क्योंकि जब तक युवा से हम नहीं जुड़ेंगे तब तक युवाओं की समस्याओं को, चिंताओं को, समस्या हम नहीं समझ पाएंगे। तो सबसे पहले ये मंच क्या करती है कि उन्हें मौका देती है अपनी बात को करने की, अपने कार्य को करने की, और संसद को इस चीज के लिए जागरूक करती है सदस्यों को कि वो युवाओं के लिए इस क्षेत्र में क्या करे, काम करे। तो कंप्लीटली युवाओं पर ये केंद्रित होता है और किसके डेवलपमेंट की बात करता है, युवाओं के डेवलपमेंट की ये बात करता है। तीसरा है आपका बच्चों पर संसदीय मंच। बच्चों की भलाई को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण मुद्दों पर सांसदों की जागरूकता या ध्यान केंद्रित करना ताकि विकास प्रक्रिया में उचित गति सुनिश्चित की जा सके। कार्यशालाओं, सेमिनार, अभिविन्यास कार्यक्रम आदि के माध्यम से संरचित तरीके से बच्चों के संबंध में विचार, अनुभव, विशेषज्ञ प्रथाओं का आदान प्रदान करने के लिए सांसदों को एक मंच प्रदान करना। बच्चों के मुद्दों को उजागर करने के लिए सांसदों को नागरिक समाज के साथ एक इंटरफेस प्रदान करना। इस संबंध में प्रभावी रणनीतिक साझेदारी की सिफारिश करना। फोरम उचित समझने वाली किसी भी अन्य कार्य प्रोजेक्ट पर अपनी प्रोजेक्ट को या असाइनमेंट को शुरू कर सकता है। तो ये क्या काम कर रहा है ये बताओ, इतना पढ़ने से क्या समझ आया? बच्चों की भलाई, सुधार, विकास। अच्छा एक पॉइंट बता दो, बच्चों की भलाई कैसे हो सकती है? उनकी शिक्षा पर ध्यान देकर, ठीक है, जो नए बच्चे हैं या शिशु हैं उनकी अपब्रिंगिंग पर ध्यान देकर, और पोषण, उनके स्वास्थ्य पर ध्यान देकर। ये सारे काम कौन करता है? ये मंच करती है। क्लियर है? बच्चों पर संसदीय मंच। जनसंख्या और सार्वजनिक स्वास्थ्य पर संसदीय मंच। जनसंख्या स्थिरीकरण, इसका मतलब क्या हुआ? जितनी हो सके जनसंख्या बढ़ाओ, है ना? जनसंख्या स्थिर स्थिर करो, ज्यादा बढ़े भी ना और, अच्छा ज्यादा बढ़े भी ना और कम भी ना हो, ये स्थिरीकरण कैसे हो सकता है बताओ? शादियां तो रोज हो रही हैं, कैसे हो सकता है? तो भी तो जनसंख्या बढ़ रही है। जनसंख्या नियंत्रण तभी पॉसिबल है जब मृत्यु दर भी एक अच्छी दर पर चल रही हो, ठीक है? यहाँ जन्म हो तो यहाँ किस मृत्यु दर भी, अब ऐसा नहीं कह रहा मैं 5 ने जन्म लिया तो 5 को सरकार सीधे कि दादाजी आप 90 के हो गए, अब आप प्लीज चले जाइए, थोड़ा सा सिस्टम हिल गया है हमारे, ऐसा नहीं होता है। और वो प्राकृतिक होना चाहिए, ठीक है, प्राकृतिक होना चाहिए। ऐसा नहीं कि दादाजी लोग 150-100 साल के, बिल्कुल 110 साल के बैठे हुए हैं और यहाँ तो रुक ही नहीं रही है ना? तो जनसंख्या बढ़ती जाती है इस वजह से। तो वो जनसंख्या नियंत्रण तभी हो सकती है जब जन्म और मृत्यु दर में एक अच्छा पैरेलल क्या बना हो, समान रूप से वो कार्य कर रहे हो, ठीक है? तो जन्म के साथ साथ मृत्यु होना भी अनिवार्य है। पर जन्म पर किसी प्रकार से नियम कानून बनाए जा सकते हैं, मृत्यु पर प्राकृतिक ही देखा जाता है। मृत्यु पर नहीं सरकार भी कानून बनाएगी कि आप 70 ही तक जी सकते हो, नया कानून 70 के बाद कूद जाइए आप, ठीक है? जनसंख्या स्थिरीकरण का मतलब होता है पॉपुलेशन को स्टेबल करने के प्रयास करना और उससे जुड़े मामलों में संबंधित रणनीतियों पर विचार करना। सार्वजनिक स्वास्थ्य से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करना और रणनीति तैयार करना। नियंत्रण और सार्वजनिक स्वास्थ्य के संबंध में समाज के सभी वर्गों, विशेषकर जमीनी स्तर पर अधिक जागरूकता। आप समझ रहे हैं टॉपिक क्या चल रहा है? ये मंच के काम क्या है, ये फोरम के काम क्या है? इसको केवल आप अपनी लैंग्वेज में सरल भाषा में 2-2 पॉइंट्स लिखना, पूरा आपको उतारने की जरूरत नहीं है, ठीक है? फिर ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन पर संसदीय मंच समय नहीं खराब करते हैं। समझ गए क्या काम करता होगा? ग्लोबल वार्मिंग पर जागरूकता करना, नई सिफारिशें देना, लोगों को जागरूक करना कि एसी का यूज मत करो इस प्रकार की, या फ्रिज का यूज मत करो, या इस प्रकार से गाड़ियों के धुएं या गाड़ियों की पीयूसी बनाओ, सारी चीजों पर ध्यान देना। ये काम कौन करता है आपका? ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु। आपने सुना होगा हमारे गाड़ी में पहले BS4 इंजन आते थे, फिर वो BS6 हो गए, है ना? जिसकी वजह से गाड़ी एकदम से महंगी हो गई, पर वो इंजन रिफाइन होते हैं, यानी वो कम पॉल्यूशन फैलाते हैं, इस वजह से BS6। आने वाले टाइम पे इसे और रिफाइन किया जाएगा ताकि कम से कम प्रकृति का क्या हो, नुकसान हो। आपदा प्रबंधन पर संसदीय मंच आपदा प्रबंधन के दौरान समस्याओं की पहचान करना और आपदाओं के प्रभाव को कम करने के लिए कार्य करना और उनकी सिफारिशें करने का काम ये मंच करता है। कारीगरों और शिल्पकारों पर संसदीय मंच को बहुत अच्छा फोरम है ये। कब बना ये? 2013। बहुत अच्छा फोरम है। क्यों? कारीगरों और शिल्पकारों को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण मुद्दों के प्रति सांसदों में जागरूकता और ध्यान बढ़ाना ताकि विभिन्न तंत्रों के माध्यम से पारंपरिक कला और शिल्प को संरक्षित किया जा सके और
बढ़ावा दिया जा सके, वरना हमारे यहाँ कोई पूछने वाला नहीं है हमारी पारंपरिक कलाओं और शिल्पकारों को। वो तो ये है, ये आपने देखा होगा कि हर वर्ष जब भी पद्मश्री डिस्ट्रीब्यूट होते हैं तो किसी ना किसी शिल्पकार को, पारंपरिक कलाकार को या संगीतकार को वो मिलते ही मिलते हैं। हमारे क्षेत्र से आपने देखा होगा पिथौरा भित्ति चित्रकला के लिए दिया गया पद्मश्री, भूरीबाई को दिया गया पद्मश्री। तो ये क्या करते हैं, सांसदों में जागरूकता भी फैला रहे हैं, और इस वजह से जो हमारा ट्रेडिशन है, जो हमारी परंपरा या बोलना चाहिए पुरानी हमारी कलाएं, वो आज भी क्या है, जीवित बनी हुई है। ठीक है, तो ये काफी अच्छा फोरम है कारीगर और शिल्पकारों पर संसदीय मंच। और अंतिम में हमारा सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्यों पर, ये भी कब बना आपका, 2013। अब इसको मैं बता देता हूं। 2015 तक सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्यों के तहत निर्धारित लक्ष्यों की उपलब्धियों की दिशा में महत्वपूर्ण मुद्दों की समीक्षा करना और सांसदों की जागरूकता और ध्यान को बढ़ाना। किस क्षेत्र में बढ़ाना वो देखते हैं। सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्यों से संबंधित मुद्दों को उजागर करने के लिए सांसदों को नागरिक समाज के साथ एक इंटरफेस या एक सेतु जुड़ने के लिए प्रदान किया जाता है। इसमें इसके मुख्य लक्ष्य हैं, सबसे पहला गरीबी उन्मूलन, मतलब गरीबी को क्या करना, कम करना धीरे धीरे। अब दूर तो एकदम से नहीं हो सकती गरीबी, दूर करने का तो एक ही तरीका है, आप उसको पैसों से भर दीजिए। परंतु जब आप एक चीज समझिए, आप किसी व्यक्ति को ना, एकदम न्यून व्यक्ति को आप करोड़ों रुपए दे दीजिए, परंतु जब तक आप उसके मानसिक या बुद्धि का विकास नहीं करेंगे वो उसका सही उपयोग नहीं कर सकता। ठीक है, तो कोई अमीर केवल धन से नहीं हो सकता, उसको अपनी बुद्धि से भी क्या होना पड़ेगा, अमीर होना पड़ेगा। भूख, सार्वभौमिक शिक्षा की उपलब्धि, महिलाओं का सशक्तिकरण, HIV एड्स से लड़ना, मलेरिया और अन्य बीमारियां और विकास के लिए एक स्थायी साझेदारी को विकसित करना, ये है आपके सहस्त्राब्दी फोरम का लक्ष्य, जिसके तहत सांसदों को उस जनता के लिए कार्य करने के लिए प्रेरित किया जाता है और जोड़ा जाता है उस जनता के साथ, ताकि वो उस जनता के लिए ये निम्न प्रकार के कार्यों पर ध्यान दे सके। तो फोरम्स क्या होती हैं समझ में आया। अच्छा, फोरम्स और संसदीय समितियों में फर्क समझ में आ गया आपको। संसदीय समिति ये सब काम करती थी क्या, ये अलग से इन मुद्दों पर करने के लिए बनाई गई, और केवल 8 है। कितनी है, केवल 8 है। जिस फोरम का जो नाम है वो उसी क्षेत्र में काम करती है, रिसर्च करती है, अनुसंधान करती है, और इसमें स्वयं उस संबंधित मंत्रालय के सदस्य बैठकर काम करते हैं या उस विभाग के सदस्य बैठकर काम करते हैं। केवल एक आपका ऐसा फोरम है जिसके अध्यक्ष लोकसभा के अध्यक्ष नहीं होते, वो फोरम कौन सा है, जनसंख्या एवं सार्वजनिक स्वास्थ्य, क्योंकि इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, राज्यसभा के सभापति। बाकी सभी के अध्यक्ष कौन होते हैं, लोकसभा के अध्यक्ष। तो मुझे लगता है ये कठिन टॉपिक कहीं से नहीं था, एकदम सरल था, सीधे तौर पर आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए, जय हिंद।